जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी की तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 10 अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित होता है, जिसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हों सारी चीजों को मैं लेकर के आता हूं। चलिए देखते हैं आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग डेली मैप जो प्रैक्टिस करते हैं उसको करेंगे। उसके बाद से देविका नदी कायाकल्प परियोजना, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग ग्रामीण भारत के बारे में देखेंगे। ये एक एडिटोरियल था द हिंदू बिजनेस लाइन का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे इसमें टॉपिक्स हैं। यहाँ से हमेशा आपको इससे संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आप हर बार एग्जाम में इसके जो पॉइंट्स मैं दूंगा वो कहीं ना कहीं आप अपने हिसाब से, मैं बता रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा, उसको आप पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, ऐसे वगैरह से रिलेटेड हो तो सारी चीज़ों में यहाँ पे काम आएगा बहुत अच्छे से। इसमें पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और इसी में मैं आपको मेंस प्रैक्टिस के लिए एक आंसर राइटिंग, मतलब एक प्रश्न भी दूंगा मैं मेंस के लिए, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद से फिर माया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है इसको देखेंगे। उसके बाद से स्टारलिंक। तो आज इतने टॉपिक्स हैं हम लोगों को देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए लेट हो गया। बाकी आज से फिर कवर हो जाएगा, टाइम पे ही मिलेगा वीडियो। चलिए देखते हैं सबसे पहले मैप में। तो मैप आप देखेंगे कि मैप आपको ये जो आप देख रहे हैं कि युगांडा, ठीक है, तो युगांडा को आज हम लोग मैप में देखने वाले हैं। और इसको हम लोग इसलिए देखेंगे क्योंकि ये अभी थोड़ा सा न्यूज में चर्चे में था, यहाँ भी एक हिंसात्मक घटनाएं हुई थी, तो इसलिए ये जो देश है ये न्यूज में था। इसको हम लोग थोड़ा सा बड़े लेवल पे देख लेते हैं। देखिए ये है पूरा अफ्रीका, देख रहे हैं आप। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा, ये दिखेगा आपको युगांडा। ठीक है, एक मिनट, देखिए ये है युगांडा। इसकी राजधानी देखिए यहाँ पे दिख रहा है कंपाला। ठीक है, तो ये जो युगांडा है इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे पढ़ लेते हैं कि ये जो देश है ये कितने और देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं कि अगर युगांडा के आप पश्चिमी क्षेत्र में देखें, पश्चिमी बॉर्डर लाइंस को देखें, तो आपको यहाँ पे दिखेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो ये कॉन्गो से इधर से जुड़ा हुआ है। और फिर आप यहाँ पे देखते हैं उसके दक्षिणी क्षेत्र में, तो आपको दिखेगा ये रवांडा और तंजानिया। तो रवांडा और तंजानिया जो है ये दोनों जो है बॉर्डर लाइंस में दक्षिणी क्षेत्र में जो है इसके बॉर्डर से, युगांडा के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये जो एक लेक दिख रहा है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले यहीं पे ये बड़े लेवल पे समझा देता हूँ। ये जो विक्टोरिया लेक है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ से देखते हैं कि नील नदी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से तो पहले तो ये व्हाइट नील के नाम से निकलती है। तो हम लोग इस जो विक्टोरिया लेक है इसके बारे में भी समझते हैं कि देखिए ये जो विक्टोरिया लेक है इसको आप देखते हैं तो ये कितने देशों से जो है इसका बॉर्डर लाइन जो टच करता है विक्टोरिया लेक का। तो आप देखेंगे कि ये तंजानिया, तंजानिया के बाद से फिर ये केन्या का यहाँ से बॉर्डर है ये पूरा। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे कि युगांडा। तो ये इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो विक्टोरिया लेक है ये 3 देशों के साथ जो है फैला हुआ है, 3 देशों में फैला हुआ है, और तीनों के जो है बॉर्डर लाइंस पे है ये। ठीक है, और फिर आप देखेंगे पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पे आप देखेंगे कि केन्या है। ठीक है, केन्या का भी बॉर्डर लाइन टच करता है पूर्वी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा उत्तर सूडान। ठीक है, तो मतलब सूडान है ये, मेन तो सूडान है। तो सूडान आपको, आप ये उत्तरी क्षेत्र में जो है यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इसका इसके साथ बॉर्डर लाइन में टच करता है। तो इस तरीके से बॉर्डर लाइन में देखें, कुछ और इसमें से देखते हैं। यहाँ पे आप केवल इसी देश को अगर फोकस करके देखते हैं तो और कुछ इसमें दिखेगा, जैसे कि देखिए ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ये वाला, इसका और युगांडा के बॉर्डर पे आपको एक और लेक दिखेगा जो केवल 2 देशों में जो है, 2 देशों के बॉर्डर लाइन पे जो है ये लेक है। ठीक है, ये एडवर्ड लेक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, एडवर्ड लेक।
क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है, अभी जिस तरीके से जो है मतलब एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, वो किसी भी पॉइंट से यहाँ पे लेकर के अगर वो चीज़ चर्चे में है, कोई देश चर्चे में है, तो उससे कुछ कुछ खास पॉइंट इस तरीके से भी पूछ लिया जा रहा है। फिर आप यहाँ पे देखते हैं कि लेक और ये अल्बर्ट लेक, ठीक है, ये अल्बर्ट लेक जो है ये भी आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और युगांडा के दोनों सीमाओं के बीच में, ठीक है, दोनों देशों के सीमा के बीच में आपको ये दिखेगा। तो ये भी एक लेक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से केवल युगांडा में ही जो है, ये पूरा युगांडा देश में ही ये फैला हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्योगा लेक, ठीक है, तो क्योगा लेक जो है ये पूरे तरीके से युगांडा में ही फैला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हम लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग देखेंगे अभी देविका नदी, ठीक है, देविका नदी कायाकल्प परियोजना। ये इसलिए हम लोग देख रहे हैं क्योंकि अभी जो है इसका ये बहुत पहले से योजनाएं चल रही थी। तो अभी जो है अगस्त ये इसी महीने में 2023 में जो है इसकी एक तरीके से ये परियोजना का पूरा जो एक तरीके से कार्य था वो कंप्लीट होने वाला है। तो इसलिए हम लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक है। ये अभी न्यूज में इसलिए चर्चे में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यही बात है कि अगस्त 2023 में जो है इसका कार्य जो है पूरा होने वाला है। और नमामि गंगे कार्यक्रम से ये प्रेरित इस पहल का उद्देश्य जो था वो था पवित्र देविका नदी की स्वच्छता और स्वास्थ्य की रक्षा करना। और लगभग देखिए अगर आप किसी भी नदी कायाकल्प परियोजना, ये परियोजना से ही आपको समझ में आ जाएगा कि अगर किसी नदी के बारे में जो है इस तरीके की परियोजनाएं अगर चलाई जा रही हैं तो क्यों चलाई जा रही हैं, है ना। तो उससे भी आपको बहुत सारे उसके उद्देश्य आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना। आप जैसे यहाँ पे देखिए कि तरल अपशिष्ट प्रबंधन का यहाँ पे इस पे ध्यान आकर्षण करना, फिर घरों को जोड़ने वाले पाइप मेन होल्स का एक नेटवर्क स्थापित करना। और इसका प्राथमिक उद्देश्य था तरल अपशिष्ट का कुशल निपटान सुनिश्चित करना, प्रदूषण को रोकना और नदी की पवित्रता को बनाए रखना। ये सब कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं। इसके बारे में और भी हम लोग पढ़ते हैं। अभी देखिए इस परियोजना के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, बेसिक चीजें, बेसिक जानकारियां देखते हैं हम लोग इसमें। तो देखिए ये जो है ये परियोजना जो है मार्च 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत जो है इसकी मतलब इसका शुरुआत किया गया कार्य, ठीक है। देविका नदी के तट पर स्नान घाटों का विकास, ये जो बनाया गया इस योजना के बाद से, तो ये सब चीजें जो है उसमें उद्देश्य रखे गए कि स्नान घाटों का विकास, अतिक्रमण हटाना, प्राकृतिक जल निकायों को बहाली और यहाँ पे शमशान भूमि के साथ जल ग्रहण क्षेत्रों को भी विकसित करने की यहाँ पे ये सारी चीजें रखी गई। उसके अलावा जो है सीवेज नेटवर्क, 2 दाह संस्कार घाटों का विकास, सुरक्षा, बाढ़, लैंडस्केपिंग, छोटे जल विद्युत संयंत्र, 3 सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कार्य इसमें शामिल है। तो ये सारी चीजें जो है कार्य की योजना बनाई गई, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत इसका शुरुआत किया गया 2019 में। कुछ और बातें देखते हैं, खास बातें जो हैं। अब हम लोग राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो है उसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, ठीक है, तो इसको आप इसमें देखते हैं कि ये 1995 में इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। और ये जो है ये पूर्ण रूप से जो है केंद्रीय वित्त पोषित है, यानी कि केंद्र का इसमें पूरा जितना भी योजनाएं चल रही हैं उसमें सारे पैसे जो लगते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। और इसमें उद्देश्य रहेगा वही नॉर्मल नदियों में जितने भी जो प्रदूषण वगैरह है उन सबको रोकना, उन सबको एक मतलब नदियों का एक साफ सफाई संरक्षण वगैरह करने का मेन उद्देश्य रहेगा इनका। नदी संरक्षण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम है, जैसे कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, ठीक है, के तहत ये संचालित किए जा रहे हैं सब जितने भी नदियों से संबंधित संरक्षण कार्य है वो सभी, ठीक है। राष्ट्रीय गंगा नदी ये बेसिन प्राधिकरण ये गंगा को संरक्षित करने के लिए बनाया गया था, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो देविका रिवर है इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीजें।
देखिए इसका मैप तो मैप में भी उस तरीके से नहीं दिख रहा था, तो मैप भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आप थोड़ा सा इसको याद रख लेंगे, है ना। कुछ उस तरीके से दिखाने के लिए इसमें नहीं है, नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मैप में मैं थोड़ा खोजा लेकिन ये नदी मिल नहीं रहा था मैप में भी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये उद्गम जो है इसका जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से याद रख लीजिएगा इसको। और नॉर्मली भी आप देखिए कई बार ऐसा हम लोग भी करते हैं, देखिए जैसे कि अब मान के चलिए कि अगर ये बोला जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है। तो आप जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी जो है वो एक ये ऐसा पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। नॉर्मली पॉइंट बना करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये उधमपुर जिला है, ठीक है। उधमपुर जिले में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पहाड़ी है महादेव पहाड़िया, तो वहाँ पे महादेव पहाड़ी लिख दीजिए और वहाँ से एक नदी निकाल दीजिए अपने याद के लिए, ठीक है। याद रखने के लिए आपको बस याद रहना चाहिए, मैप वगैरह तो आपको वहाँ पूछना नहीं है, आपको याद रहे, बस याद रखने के लिए मैं ये सब बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो शुद्ध महादेव मंदिर है, और यह जो है पश्चिमी पंजाब जो है अब जो है पाकिस्तान में, यहाँ पे पाकिस्तान की ओर जो है बहती है, ठीक है। बहती हुई ये रावी नदी में मिल जाती है, और गंगा नदी की ये बहन के रूप में भी इस नदी को जाना जाता है, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि देविका नदी जो है वो रावी और चिनाब नदी के बीच के क्षेत्र को कवर करने वाले मादेर देश के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वयं देवी पार्वती का एक रूप है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो देविका नदी के बारे में कुछ कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ग्रामीण भारत के बारे में। तो ग्रामीण भारत से संबंधित हम लोग देखेंगे कि ग्रामीण भारत को बेहतर करने के लिए जो है बहुत सारे ऐसे मतलब उसका विकास हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उसकी चुनौतियों को भी देखने वाले हैं, क्योंकि इधर से प्रश्न बनता है या तो उसके विकास से संबंधित डेवलपमेंट से चीजें सरकार देखेंगे, बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेकर के आती हैं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। तो उन सभी को प्लस उनकी चुनौतियां क्या क्या है उनको भी हम लोग देखेंगे, और ये पॉइंट आप हमेशा रखेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, नोट्स में आप ऐड कर लेंगे। हमेशा आपको किसी ना किसी जगह पे आपको अगर इससे संबंधित कुछ भी चीज़ें आती हैं तो आप वहाँ पे एक तरीके से अपना एक अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में ही आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और सीधे सीधे प्रश्न भी आते हैं तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से इन सभी पॉइंट को लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए अभी नीति आयोग के द्वारा और इससे पहले भी आपको मैं बताया था कि एक वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं बताया था, उस समय भी आया हुआ था। तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि लगभग हमारे भारत में मतलब 15% के आसपास जो है यहाँ पे गरीबी मतलब गरीबी में कमी आई है। उसी तरीके से फिर जो नीति आयोग के द्वारा भी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक है, इसके द्वारा भी यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे हम लोग के भारत में मतलब अभी जो है 2015-16 से लेकर के 2019-21 के बीच में जो है गरीबी दरों में जो है वो कमी आई है, ठीक है। तो इसलिए अब ये क्या है, थोड़ा सा अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है मेंस के दृष्टि से भी कि जैसे अगर गरीबी आई है तो किस तरीके गरीबी में कमी आई है तो किस प्रकार से आई है, ऐसी मतलब क्या क्या ऐसी चीजें थी, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिनके कारण से जो है गरीबी में यहाँ पे कमी आई है, ठीक है। तो उन सभी चीजों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए राष्ट्रीय एमपीआई जो है इसी का शॉर्ट फॉर्म है, एमपीआई प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार जो है यहाँ पे भारत ने वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने के लिए उल्लेखनीय प्रगति की है। क्या प्रगति की है, तो इसमें जो है इस अवधि के बीच में जो है अभी 24% जो है उस समय गरीबी की स्थिति थी, तो वहां से घट करके जो है ये 14% जो है आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पॉइंट को थोड़ा सा आसपास में भी ध्यान रख सकते हैं, अगर आप एग्जैक्ट ध्यान रखेंगे तो भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको 15% भी मान लें लगभग और इसको 25% भी मान लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यहाँ पे गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जहां यह 32.59% से घट करके जो है
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 19%, 19.28% जो है यहाँ पे हो गई है। तो आप गरीबी अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में आप देख रहे हैं तो आपको वहाँ भी दिखेगा कि कितना ज़्यादा कमी हुई है गरीबी में, और आप ये ओवर लेवल में देखेंगे तो भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसमें जो ये जितने भी आपको यहाँ पे नंबर्स वगैरह जो दिख रहे हैं, इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जहाँ पे जरूरत नहीं पड़ता है वहाँ मैं आपको नहीं बताता हूँ, और लगभग मैं वहाँ ऐड भी नहीं करता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग ने देखा कि गरीबी में किस तरीके से कमी आई, तो हम लोग अब देखते हैं कि कैसे कमी आई। ठीक है, कहाँ कहाँ पे जो है सरकार के द्वारा कार्य किया गया, क्या क्या चीज ऐसे सुधार हुए। चाहे उसको आप एग्जाम की दृष्टि से ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप उसी को यूज करके लिख सकते हैं। अगर प्रश्न ये भी आ जाता है कि हमारे को गरीबी जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को कम करने के लिए ऐसे क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो चाहिए अगर बोला जाता है तो भी आप ये जितने पॉइंट्स हैं इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको बोला जाए कि सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, तो उसमें भी आपको ये पॉइंट काम आएगा। सुझाव अपने देने हो, उसमें भी आपको काम आएगा। ठीक है, स्थितियां बताना हो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित, तो वहां भी ये सब पॉइंट आपको काम आ जाएगा। चुनौतियां हैं तो उसमें भी आपको पीछे जो उसमें अभी बताऊंगा मैं आगे चल करके, तो उसमें भी आप सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस से ध्यान से समझिए। यहाँ से मैं आपको मेंस का प्रश्न दूंगा। ठीक है, तो ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार के लिए अभी देखते हैं इसमें क्या क्या मतलब ऐसे कार्य किए गए। तो सबसे पहले उन्नत आवास के क्षेत्र में जो है काम किया गया। पक्के घरों तक पहुंच में वृद्धि बेहतर संरचनात्मक पहुंच और बेहतर जीवन स्थिति का प्रतीक होता है ये। अगर अच्छा घर है किसी के पास गांव में आप देखेंगे कि अगर बेहतर घर हो तो धीरे धीरे क्या होता है कि लोगों में भी एक अच्छा सुधार होता है। सबसे पहले तो घर जो है, रोटी कपड़ा मकान जो है, तो उसमें से एक मकान जो है वो अगर बेहतर है तो धीरे धीरे और भी चीजें बेहतर होती हैं। देखिए, टिकाऊ आवास जो है प्राकृतिक घटकों के विरुद्ध प्रत्यास्थता को बढ़ावा देता है, जिससे ग्रामीण निवासियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित होती है। और ये सब जो चीजें हैं, ये अगर इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है तो आखिर ये जो है इतना ये कैसे हुआ, तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक योजना चलाई गई थी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए। शहरी के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीजें जो हैं अभी आवास योजना के तहत बहुत सारे आवास जो है बनाए जा रहे थे, तो उन सभी चीजों में आप देखेंगे कि उससे क्या है कि बहुत लोगों को गांव क्षेत्र में आप देखेंगे, अगर आप प्रैक्टिकली देखे होंगे घूमते हुए, तो बहुत लोग का गांव अभी गांव में जो घर है वो बहुत अच्छा अच्छा दिखेगा, और बगल में लिखा हुआ दिखेगा, देखिएगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे एक बेहतर स्वच्छता सुविधा। ठीक है, तो ये सुविधाओं से संबंधित भी यहाँ पे कार्य किए गए, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन। तो इसके तहत जो है 1 लाख से अधिक गांवों में जो है स्वयं को यहाँ पे ODF प्लस वो लोग घोषित किए। मतलब स्वच्छता से संबंधित भी यहाँ पे सरकार के द्वारा जो है ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये कार्य किया गया। तो स्वच्छ भारत मिशन अगर आपको ये याद रहेगा तो इससे संबंधित पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्वच्छता से संबंधित भी कार्य किए गए ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये सब चीजें क्या है कि ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट आपको मिला। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत वगैरह, ये विद्युत जो है ये भी गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कमी दिखती है, तो इसकी भी बेहतर पहुंच के लिए कार्य किए गए। देखिए, बिजली तक पहुंच का विस्तार ग्रामीण समुदायों को बेहतर कनेक्टिविटी, प्रकाश व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियों के अवसरों के साथ एक सशक्त यहाँ पे बनाता है। ठीक है, और बिजली बेहतर बेहतर शैक्षिक प्रतिफल, उत्पादकता में वृद्धि और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि को सक्षम बनाता है। ये सब सक्षम बनाने का जो कार्य हुआ, ये सब कैसे हुआ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना जो निकला था, तो उसके द्वारा जो है यहाँ पे इस तरीके की गांव क्षेत्रों में बिजली का एक कार्य किया गया। तो उससे भी क्या है यहाँ पे जो है
विद्युत क्षेत्र जितने भी हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र का भी वहाँ पे आप डेवलपमेंट देखेंगे। प्लस गांव-गांव के आसपास में आप बिजली, रोड में जो है बिजली, आप लाइट्स वगैरह लगे हुए देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ से की गई, इस योजना के थ्रू की गई। ठीक है। उसके बाद से स्वच्छ रसोई ईंधन। ठीक है। तो रसोई, अगर घर में खाना पकाने के लिए भी अगर बेहतर ईंधन हो, प्राकृतिक के अनुरूप हो, तो भी हम लोग इसको ग्रामीण विकास के अंतर्गत जोड़ सकते हैं। तो इसमें देखिए कि स्वच्छ रसोई गैस के बढ़ते उपयोग से घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी आती है, जिससे श्वसन, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वच्छ रसोई ईंधन संवहनीय पर्यावरणीय अभ्यासों का समर्थन करता है। इस प्रकार ये स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को भी बढ़ावा देता है। और ये सब जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है उज्ज्वला 1.0 के तहत जो है यहाँ पे मार्च 2020 तक बीपीएल परिवारों को 50 मिलियन जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। और यही उज्ज्वला 2.0 के तहत जो है यहाँ पे लाभार्थियों को जो अतिरिक्त थे उनको 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन लोगों को इसमें टारगेट किया गया कि एलपीजी कनेक्शन उनको दिया जाए। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ खास जो बातें हैं, पॉइंट है। अब यहाँ पे स्वच्छ ईंधन अगर मिल रहा है वो लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये भी एक विकास कार्य है। अब उसके बाद से देखिए कि यहाँ पे देखिए शैक्षिक और सामाजिक सशक्तिकरण में भी यहाँ पे बढ़ाने के लिए यहाँ पे कार्य किए गए। तो शिक्षा में बालिकाओं की बढ़ती भागीदारी प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों को दर्शाती है, लैंगिक समानता और समावेशी विकास में योगदान देती है, कनेक्टिविटी के माध्यम से ज्ञान का प्रसार और शैक्षिक विकास में सहायता करता है और सूचना संपन्न निर्णयों को बढ़ावा देता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है, यहाँ पे ये योजना शुरू किया गया और इसका उद्देश्य जो था वो ग्रामीणों को विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना और उन्हें उन विकल्पों का उपयोग करने के अवसर प्रदान करना है। ठीक है। देखिए आगे, और आय का स्रोत भी यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो जैसे कि गैर कृषि रोजगार के बढ़ते अवसरों से आय के स्रोत में विविधता आती है, जिससे केवल कृषि पर निर्भरता कम हो जाती है। आय विविधीकरण कृषि से जुड़ी अनिश्चितताओं के विरुद्ध वित्तीय स्थिरता और प्रत्याशिता को बढ़ावा देता है। और ये कैसे हुआ? तो ये हुआ मनरेगा के थ्रू। ठीक है। योजना का ये जो प्राथमिक उद्देश्य था, सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है। तो इन सभी चीजों से भी एक आय का स्रोत यहाँ पे डेवलप हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में। अब देखिए इससे संबंधित कुछ और बातें भी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावशील संस्थागत मंच तैयार करना है, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में यहाँ पे सक्षम बनाया जा सके। तो ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन भी चलाया गया, ग्रामीण आजीविका मिशन। उसके बाद से यहाँ पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये भी जो है एक ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद से ये मिशन अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये जितने भी योजनाएं आप अभी देखे, ये सभी पॉइंट्स आप यूज करेंगे। ठीक है। आपको ये सारी चीजें अगर लिखते हैं तो आपको इसमें दिखेगा कि हाँ ग्रामीण विकास में ये सारी कार्य जो है वो किए गए थे। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि चुनौतियां क्या क्या थी। तो चुनौतियां सामान्य जितने चुनौतियां होती हैं लगभग वही सब चीजें दिखेंगी, जैसे कि गरीबी और असमानता, है ना। तो व्यापक गरीबी की स्थिति बनी हुई है ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी, जो निम्न आय और बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच और संसाधनों की असमान वितरण को भी यहाँ पे प्रदर्शित करता है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तथा ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर आय असमानता की स्थिति समतामूलक विकास में बाधा उत्पन्न करती है। कृषि संकट। प्राथमिक आजीविका स्रोत के रूप में कृषि पर निर्भरता ग्रामीण समुदायों को अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, बाजार के उतार चढ़ाव और फसल विफलताओं से उत्पन्न जोखिम के प्रति संवेदनशील बनाती है। विखंडित भूमि जोत, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा, पुरानी पड़ चुकी ये कृषि पद्धतियां उत्पादकता एवं आय सृजन में बाधा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो कृषि संकट से संबंधित चुनौतियां हैं ग्रामीण क्षेत्र में, प्लस यहाँ पे बेरोजगारी और अल्प रोजगार जैसी समस्याएं, अपर्याप्त गैर कृषि रोजगार अवसर के कारण कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी और अल्प रोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है। कौशल विकास और बाजार उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण कार्यबल की भागीदारी को भी यहाँ पे सीमित करती है। तो ये बेरोजगारी और अल्प रोजगार ये भी है। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि अवसंरचनात्मक अंतराल, इसके अंतर्गत भी आपको एक चुनौतियां हैं, जैसे सड़क, बिजली, दूरसंचार सहित अपर्याप्त ग्रामीण कनेक्टिविटी बाजारों, सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंच को भी सीमित करती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल और जैसी बुनियादी सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। तो ये सभी जो है चुनौतियां आपको देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पे ये भी है, जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता की हानि। ग्रामीण क्षेत्र जैसे सूखा, बाढ़, ग्रीष्म लहर और चरम मौसमी घटनाओं जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की चपेट में आते हैं। ये जल, मृदा, वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। ग्रामीण समुदायों, विशेषकर किसानों एवं ये चरवाहों की आजीविका पर भी नकारात्मक असर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि 1990 से लेकर के 2016 के बीच जो है खेत में विचरण करने वाले जो पक्षियां थी, उन पक्षियों की आबादी में भी अभी कमी आई है। तो इस तरीके से जो है ग्रामीण क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का भी बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो ये भी एक ग्रामीण क्षेत्रों में एक चुनौतियां हैं। उसके बाद से प्रवासन और शहरीकरण, ये भी एक मुख्य जो यहाँ पे चुनौती है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र बाह्य प्रवासन की उच्च दर का सामना कर रहे हैं, जहां बेहतर अवसरों और सेवाओं की तलाश में विशेष रूप से और शिक्षित लोगों का शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल की कमी, भूमि विखंडन, सामाजिक अलगाव, सांस्कृतिक पहचान की हानि की स्थिति बन सकती है। ठीक है, तो ये प्रवासन से संबंधित। फिर अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता और स्वच्छता। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों एवं सुविधाओं जैसे स्रोत पर पृथक्करण और जैविक अजैविक अपशिष्ट के लिए क्रमशः कंपोस्टिंग, बायोमास संयंत्र और रिसाइकलिंग इकाइयों आदि का अभाव पाया जाता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी खतरे, सौंदर्य संबंधी गिरावट और संसाधनों की हानि की स्थिति बन सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों को अभी भी स्वच्छता सुविधाओं और स्वच्छता अभ्यासों तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये भी एक चुनौतियां हैं इसमें। ठीक है, तो ये अब चुनौतियां भी हम लोग ने अच्छे से देख लिया। ठीक है, प्रगति के लिए कार्य देखे हम लोग ने, योजना देखा, चुनौतियां देखा। ठीक है, ये दोनों आपको कभी भी कहीं पे भी किसी पॉइंट में जिस तरीके से पूछा जाए वहां उस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, पॉइंट को ध्यान रखेंगे। देखिए, इधर से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हालांकि देखिए उससे संबंधित है। ये वर्ल्ड लेवल पे जो है मैं आपको बताया था बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। ठीक है, तो इस वहां से प्रश्न पूछा गया है, लेकिन वो भी क्या है, गरीबी से संबंधित है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है ये। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पैटर्न इसी तरीके से बनता है। तो उससे संबंधित चीजें भी जो है वहां से भी प्रश्न आते हैं। अब जरूरी नहीं कि वहीं से आए, इसलिए हम लोग को आसपास की चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।
देखिए यहाँ पे यूएनडीपी के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व के द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पे सम्मिलित है। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित है, ये कई बार इस तरीके से, क्योंकि मैं उस समय भी यूएनडीपी के बारे में भी पढ़ा रहा था तो इस सूचकांक के बारे में बताया था, तो उस समय भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इसमें जो है कौन कौन से जो है मुख्य रूप से एक तरीके से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसी स्थितियां यहाँ पे देखी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं का वंचन, तो ये ही जो है इसी को देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का एक जो है वो सही हो जाएगा, बाकी दोनों सही नहीं है, गलत है। देखिए यहाँ से मेंस के लिए एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। उच्च समृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए जो संतुलित और समावेशी विकास में बाधक हैं। तो ये 2019 में इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अभी आपको आज का जो प्रश्न है यहाँ पे अभ्यास प्रश्न, इसका आपको उत्तर लिखना है और टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेजना है। देखिए एकदम इजी है, नॉर्मल है, आप लिख नहीं रहे हैं आप लोग, तो मैं चाह रहा हूँ कि हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा होगा लिखने सोचने में, आपको बहुत आसानी तरीके से धीरे धीरे आप लोग अच्छे से करेंगे। लेकिन नॉर्मल प्रश्न है जो मैं पढ़ा हूँ, बस उसी से संबंधित आपको प्रश्न भी दिया हूँ कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए उनकी ग्रामीण विकास की चुनौतियां और सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए 250 शब्दों में। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से नॉर्मली एकदम बेसिक प्रश्न यहाँ से बनता है, ये सब प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कुछ बातें, पॉइंट, वही सब चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये एक प्रकार से जितने भी अभी साइबर हमले हो रहे हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, देखिए साइबर और मालवेयर हमलों के जवाब में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है इसको बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। सभी इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थानीय रूप से विकसित उबंटू पर आधारित माया नामक एक नए ओपन सोर्स ओएस से यहाँ पे बदल रहा है। माया एक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस और विंडोज ओएस के समान कार्य क्षमता प्रदान करती है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज संक्रमण और सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो माया के बारे में कुछ बातें यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इसको ध्यान रखिएगा। माया के कार्यान्वयन का उद्देश्य जो है यहाँ पे मालवेयर और साइबर हमलों को विफल करना, ऐसी घटनाओं में हालिया वृद्धि का मुकाबला करना है। भारत ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न मालवेयर और फिरौती के हमलों का अनुभव किया है और जिससे कि मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता महसूस होती है। तो इसलिए माया जो है ये बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम पे अगर आप काम करते हैं तो आपको एक तरीके से मुख्य रूप से जो है ये आपको जितने भी वायरस वगैरह का अटैक है, मालवेयर का अटैक है, साइबर अटैक, जितने ये सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी मिलता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। प्लस आपको ये मतलब जो विंडोज़ वगैरह के जितने सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लगभग उसी के जैसे ये भी है, ये भी आपको पूरा उसी तरीके से इसका कार्य भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, माया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, चलिए आगे और देखते हैं इसी के बारे में कुछ। साइबर सुरक्षा रणनीति के हिस्से के रूप में इन प्रणालियों में चक्रव्यूह नामक एक और जो है यहाँ पे
एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन सिस्टम भी इसमें लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है आप याद रखिएगा कि ये भी जो चीज़ है ये साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए जो है चक्रव्यूह नाम से रहेगा वो। ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, साइबर सुरक्षा में मदद करेगा। वर्तमान में सेवा नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों को छोड़कर माया को रक्षा मंत्रालय के सिस्टम में एकीकृत किया जा रहा है। तीनों सेवाओं, नौसेना, थल सेना और यहाँ पे वायुसेना, ठीक है, ये लोगों ने भी जो है माया की समीक्षा की है और जल्द ही इसे अपने संबंधित नेटवर्क के लिए अपनाने की योजना भी बना ली है ये लोग। और नौसेना पहले ही माया को मंजूरी दे चुकी है, जबकि और जो सेनाएं हैं जैसी सेना, वायुसेना और फिलहाल इनकी अभी जो उपयुक्तता का आकलन कर रहे हैं, तो ये लोग भी अभी लगातार उसका आकलन कर रहे हैं। आगे चल करके वो लोग भी देखते हैं कि वो लोग को क्या समझ में आता है। ठीक है, मेन हम लोगों को मैं यहाँ तक थोड़ा बता दिया आपको, आगे तक मुख्य रूप से इसका बेसिक चीज को ध्यान रखना है, जो मैं आपको बताया ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये जो है साइबर सुरक्षा मालवेयर को एक तरीके से इन सभी चीजों से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। स्टारलिंक, ठीक है, ये भी सेम प्रीलिम्स के लिए है और ये जो है एक तरीके से हमारे देश के अंतर्गत नहीं बनाया गया है, इसलिए एकदम बेसिक चीज प्रश्न बनता है। ऐसे अगर बाहरी देशों के द्वारा बनाया गया हो तो नॉर्मल एकदम बेसिक चीजें क्या है इस तरीके से पूछ लेता है कि स्टारलिंक क्या है। ठीक है, तो ये एक तरीके से इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाले एक उपग्रहों का नेटवर्क है। सबसे पहला पॉइंट सेम इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये वर्तमान में जो है सीमित कवरेज क्षेत्र वाले जैसे कि 36 देशों की ये सेवा, 36 देशों को जो है ये अभी सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये जो है एलन मस्क की ये एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा निर्मित किया गया है। उपग्रहों का यह नेटवर्क लो ऑर्बिट में पृथ्वी की सतह से 550 किलोमीटर ऊपर संचालित होती है। और जो ये लियो है यानी कि ये लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, उपग्रहों का नेटवर्क पूरी तरह से अनुपलब्ध या सीमित कनेक्टिविटी वाले सुदूर क्षेत्रों के लिए ये उच्च गति और तीव्रता के साथ इंटरनेट जो है यहाँ पे प्रदान करेगा, तो इसलिए इसको बनाया गया है। और ये जो है यहाँ पे हवाई जहाज, पोत परिवहन के लिए भी इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगा। तो इसके बारे में जो 3 से 4 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखें। जैसे कि देखिए इसमें क्या क्या चीजें पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या है, इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाला एक उपग्रहों का एक नेटवर्क है। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसको स्पेस एक्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जितने भी ऐसे सीमित कनेक्टिविटी जहाँ पे अच्छे से इंटरनेट उपलब्ध नहीं हो पा रहे वहाँ भी ये इंटरनेट उपलब्ध कराएगा। और उसके बाद से आप देखते हैं कि ये जहाज, पोत वगैरह को भी इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये बस कुछ खास पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का ये जो करंट अफेयर्स जो पूरा कंप्लीट 10 तारीख था उसको मैं पूरा कंप्लीट हो गया ये हम लोगों का। ठीक है, अगला दिन फिर से अपने टाइम पे ही आएगा वीडियो, आज थोड़ा सा लेट हो गया था। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।